पूरी रात सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जाह्नवी के अंदर एक शोर मचा हुआ था। शोर में सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी, जो उसे उसकी मोहब्बत में मिले दर्द की वजह से नसीब हुई थी। पूरी रात जाह्नवी जागती रही और उस दर्द को अपने दिल पर झेलती रही। वंदना भी उसके साथ उसके कमरे में ही थी। वंदना ने उसे यहाँ से लेकर जाने का सारा इंतजाम कर लिया था और जाह्नवी को बता भी दिया था। जाह्नवी ने हामी भर दी थी और सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल जाने वाले थे। उसे दवाइयों की डोज पूरी दे देना, ताकि जब तक हमारा सारा काम निमट ना जाए उसे होश नहीं आना चाहिए। वो बस एक कठपुतली की तरह वही करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। वंदना के फ़ोन पर किसी का मैसेज फ्लैश हुआ। वंदना ने मुस्कुराते हुए वो मैसेज पढ़ा और रिप्लाई देने के फ़ोन पर मैसेज टाइप करने लगी। अब तो अगर उसे दवाइयाँ ना भी दी जाए तो भी वो वही करेगी जो मैं उससे करने के लिए कहूँगी। वंदना अपना हर काम पूरी शिद्दत से करती है, लेकिन फिर भी आपके कहने से मैं उसे सारी दवाइयाँ अच्छे से दे दूंगी। मैसेज टाइप कर उसने सेंड बटन दबा दिया और एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और सोफे से उठकर जाह्नवी को उठाने बेड की तरफ चली गई। उसने देखा तो जाह्नवी की आंखें खुली थी और उनमें से बह रहे आंसू बता रहे थे कि वो पूरी रात शायद यूं ही रोती रही। उसका उतरा हुआ चेहरा वंदना को ठंडक पहुंचा रहा था। उसने जाह्नवी को हाथ लगाया तो जाह्नवी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखों को साफ करती हुई बेड से उठ गई। आपने दवाइयाँ लेनी है, लेकिन दवाई लेने से पहले आपको कुछ खाना होगा। मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ खाने का ले आती हूँ। वंदना ने सिर झुकाकर जाह्नवी को कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो दवाई देनी है दे दो और हमारे जाने की तैयारी करो। मैं अब इस ड्रामे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग उठ चुके होंगे और शादी की तैयारियों में लगे होंगे। जाह्नवी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा। कुछ समय बाद ही शादी का मुहूर्त था, जिसके लिए उसे तैयार होना पड़ता, लेकिन अब वो देवांश के लिए एक बार और सजना संवरना नहीं चाहती थी। वो एक बार और उसके नाम के श्रृंगार को खुद पर उड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। जैसा आप कहें, वंदना ने कहा और उसे ड्रॉयर में से लाकर दवाइयाँ दे दी। जाह्नवी ने चुपचाप वो दवाइयाँ खा ली और अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। उसे दवाइयाँ लेते देखो वंदना की आंखों में चमक आ गई। अब उसे बस उसे आगे का काम करना था। जब तक जाह्नवी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई, उस पर दवाइयों का असर हो चुका था। वो अपने सिर को पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। वंदना ने उसे जाकर सहारा दिया और बेड पर बिठा दिया। देवांश अपने रूम में था जब उसकी आंख खुली। पिछली रात क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका सिर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा था। उसने एक नौकर से नींबू पानी मंगवाया और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से आकर उसने वो नींबू पानी पिया और साथ ही सिर दर्द की दवाई भी ली। वो जाह्नवी को कॉल करने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आदि उसके कमरे में आ गया। अरे यार, मोम का भी कुछ समझ नहीं आता। इतनी सुबह सुबह शादी का मुहूर्त कौन रखवाता है यार। मेरी तो आंखें भी ठीक से नहीं खुल पा रही हैं। उसने देवांश के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुझे नींद आ रही है तो तू सो जा। शादी का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगी। कहते हुए देवांश ने उसके सिर के नीचे से अपना कंधा हटा लिया तो आदि धड़ाम से नीचे गिर गया। अरे यार, पगला गया है क्या तू? अभी मेरे चोट लग जाती तो शादी होने से पहले ही मैं पागल हो जाता। मेरी होने वाली बीवी मुझे पागल बोलकर छोड़कर चली जाती, उसने खींचते हुए कहा। देवांश ने मुड़कर उसे मुस्कुराकर देखा और बोला, अगर ऐसा होता तो तू बच जाता, क्योंकि वो प्यार किस लायक था जो आपकी एक कमी की वजह से आपको छोड़कर चला जाए। ऐसे प्यार से तो नफरत अच्छी होती है, कम से कम जीने की वजह तो नहीं छीनती। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नैना मुझसे बहुत प्यार करती है और प्यार के मामले में तो हम दोनों ही बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि जाह्नवी भाभी का भी तेरे लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने तो तेरे लिए अपनी जान देने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। आदि ने उसके कंधे पर अपनी बांह लपेटते हुए कहा। ये एहसान तो उसका मैं मरकर भी नहीं चुका सकता। अगर आज मेरी सांसें चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से।
मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ जो मेरी जिंदगी में वो मेरी मोहब्बत बनकर आई। अरे बस बस तुम दोनों को अपनी अपनी वाली के बारे में जितनी तारीफ करनी है सुहागरात पर उनके सामने बैठकर कर लेना। फिलहाल तुम दोनों को जल्दी से तैयार होना है और तुम दोनों की सारी जिम्मेवारी रंजना आंटी ने मुझे सौंपी है। उनके एक दोस्त सुरेश ने अंदर आते हुए कहा। मॉम को भी तेरे अलावा और कोई नहीं दिखा जो तुझ लंगूर को हम दोनों के साथ चेप दिया। आदि ने मुंह बनाते हुए कहा। बातें बाद में करना, पहले तैयार हो जाओ क्योंकि शादी के मुहूर्त में सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। उससे पहले तुम दोनों की कई रस्में भी होनी है, इसलिए जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर शादी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। सुरेश ने हंसते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, ये शादी तो होकर ही रहेगी, देवांश ने गंभीर होते हुए उससे कहा और चुपचाप नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। इसे क्या हुआ, उन दोनों ने उसे जाते देखते कहा। देवांश तो चला गया था लेकिन आदि और सुरेश की बहस अब भी जारी थी। रंजना जी जानवी के लिए शादी का जोड़ा लेकर जानवी के कमरे की तरफ जा रही थी। वंदना ने उन्हें उस तरफ जाते देखा तो बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया और उनसे वो थाल लेते हुए बोली, ये आप मुझे दे दीजिए, आपको और भी बहुत से काम होंगे, आप उन कामों को देख लीजिए, जानवी मैम को मैं रेडी कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ये सब सामान दूंगी, रंजना जी ने उससे सारा सामान वापस लेते हुए कहा। मुझे उससे बात भी करनी है, इस वक्त ना जाने मेरी बच्ची कैसा महसूस कर रही होगी, उसे बेचैनी भी महसूस हो रही होगी जो अमूमन शादी के दिन सभी लड़कियों को होती है, इसलिए उसे मुझसे बात करके थोड़ा अच्छा लगेगा और उसकी वो बेचैनी भी कम हो जाएगी, रंजना जी ने कहा और जानवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वंदना किसी भी हालत में उन्हें जानवी से मिलने नहीं दे सकती थी क्योंकि जानवी को इस वक्त दवाइयों की बहुत ज़्यादा हाई डोज दी गई थी। अगर कोई भी उससे कुछ भी करने को कहता तो वो चुपचाप वही करती और अगर रंजना जी उसे तैयार होने के लिए कहती तो वो चुपचाप तैयार होकर शादी के मंडप तक भी पहुंच जाती। वंदना को किसी भी तरह जानवी को किसी से भी मिलने से रोकना था। मुझे कैसे ना कैसे इस बूढ़ी को जानवी के कमरे में जाने से रोकना ही होगा, वंदना ने मन ही मन कहा और जल्दी से जाकर एक पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर रंजना जी से टकरा गई। सारा पानी उनके कपड़ों पर गिर गया लेकिन जानवी का दुल्हन का जोड़ा बच गया। रंजना जी ने अपने कपड़ों को देखा जो लगभग सारे भीग चुके थे। अरे ये क्या किया तुमने, अब मुझे पहले अपने कपड़े बदलने होंगे, ऐसे तो जानवी तैयार होने में लेट हो जाएगी। एक काम करो, तुम ही ये सामान उसे दे दो, मैं थोड़ी देर में उसके पास आती हूँ और फिर उससे बात करती हूँ, रंजना जी ने सारा सामान वंदना को थमाते हुए कहा। वंदना ने मासूम सा चेहरा बनाकर उन्हें सॉरी बोला तो रंजना जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, कई बार हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बस जल्दी ही चेंज करके आती हूँ, इतने में तुम जानवी को तैयार कर दो। जा बुढ़िया जा, जब तक तो तू वापस आएगी तब तक तो मैं उस चिड़िया को यहाँ से उड़ा भी दूंगी, वंदना ने रंजना जी को जाते देख मन ही मन कहा और वो सारा सामान लेकर जानवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। बस जल्दी ही गाड़ी आने वाली है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, वंदना ने सारा सामान टेबल पर रखते हुए कहा। जानवी अपनी जगह से उठी और उस सामान के पास आकर उस पर हाथ फेरने लगी। उसका सिर चकराने लगा था, वो लड़खड़ाकर गिरती इससे पहले ही वंदना ने उसे संभाल लिया और वापस बेड पर बिठा दिया। ए पागल लड़की, चुपचाप यहाँ पर बैठी रह, अगर तुझे जरा सी भी खरोंच आई तो मेरा बॉस मेरा गला काट देगा, वंदना ने खींचते हुए जानवी से कहा। वो उसे बार बार संभालकर थक चुकी थी। जानवी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। वंदना ने टेबल पर से एक पेन और पेपर उठाया और जानवी की तरफ बढ़ा दिया और बोली, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप यहाँ पर लिखो। जानवी ने फिर से उसे देखा और वो पेन और पेपर लेकर उस पर जो जो वंदना बोलती गई चुपचाप लिखने लगी। थोड़ी देर बाद वंदना ने उससे वो पेपर लिया और उसे पढ़कर मुस्कुराने लगी। तुम यहीं पर रुको और चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाओ, जब तक मैं नहीं कहूँ दरवाजा मत खोलना।
वंदना ने उससे कहा और वो पेपर लेकर कमरे से बाहर चली गई। तान्या अपने कमरे में बैठी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। किसी ने उसका दरवाजा नॉक किया तो उसने झट से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर वंदना खड़ी थी। तान्या ने उसे हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाजा बंद करते हुए बोली, जल्दी बताओ, काम हुआ या नहीं हुआ? जाह्नवी ने वो लेटर लिखा या नहीं? वंदना उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराने लगी। अपनी बत्ती सी दिखानी बंद करो और बताओ काम हुआ या नहीं हुआ। देखो, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है तो उसे और खराब करने की कोशिश मत करो। नहीं तो और तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे हाथों से तुम्हारा मर्डर जरूर हो जाएगा। उसने गुस्से में पागल होते हुए कहा तो वंदना और भी ज्यादा खुलकर हंसने लगी। ठीक है, तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस लो, लेकिन जब तुम्हारा ये हंसना बंद हो जाए तो मुझे बताने का कष्ट जरूर करना कि जो काम तुम्हें कहा गया था वो हुआ या नहीं। तान्या ने चिढ़ते हुए कहा और जाकर बेड पर बैठ गई। वो गुस्से में अपने बेड पर बैठी लाल हुए जा रही थी, तभी उसके चेहरे के आगे एक पन्ना फड़फड़ाने लगा। उसने जल्दी से वो कागज अपने हाथों में लिया और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उस कागज को पढ़ रही थी उसकी आंखों में चमक आ रही थी। वो पूरा लेटर पढ़ने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने बैग में से नोटों की 4-5 गड्डियां निकाली और वंदना के हाथों में थमा दी और बोली, तुम नहीं जानती तुमने आज मुझे कितना सुकून दिया है। मेरे जलते दिल को कितनी ठंडक पहुंची है। बहुत गुरूर था ना उसे अपनी मोहब्बत पर, वो सारा का सारा गुरूर चकनाचूर होगा और उसे चकनाचूर करूंगी मैं अपने पैरों से। तान्या ने अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहा और फिर से जोर जोर से हंसने लगी। इस बार उसकी हंसी के साथ वंदना की हंसी भी गूंज रही थी। वो लेटर तान्या को थमाकर वंदना वापस जाह्नवी के पास चली गई। चाहे इस वक्त जाह्नवी पर दवाइयों का असर था जिसकी वजह से वो अपनी सूझबूझ खो बैठी थी, लेकिन वंदना नहीं चाहती थी कि उसे किसी भी प्रकार का शक हो। इस वक्त उनका सारा प्लान बिल्कुल ठीक दशा में जा रहा था। अगर इस वक्त उससे छोटी सी भी गलती होती तो उनका सारा बना बनाया प्लान चौपट हो सकता था, और अगर उसकी वजह से कुछ होता तो उसका बॉस उसे जान से मार देता। जैसे ही वंदना जाह्नवी के कमरे में वापस आए, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रंजना जी जाह्नवी के पास ही खड़ी थी और जाह्नवी ने इस वक्त अपना शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। वंदना को इस वक्त रंजना जी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त उसका गला दबाकर जान से मार दे। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से धधक रही थी। उसने जल्द ही खुद को नॉर्मल किया और उन दोनों के पास आ गई। अरे, मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम इतनी उदास क्यों है? रंजना जी जाह्नवी को आईने में देखते हुए पूछ रही थी। जब से आई हूँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। उन्होंने फिर से कहा। जाह्नवी उनको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप बैठी खुद को आईने में देखे जा रही थी। अगर देवांश से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है तो बेटा बस इतना ही कहूंगी कि थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर पति पत्नी में होता रहता है, लेकिन ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि विचारों हल्का सा मतभेद आने पर टूट जाए। तुम्हारा ये सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो इस सफ़र में और बहुत से पड़ाव आएंगे जिन्हें तुम दोनों को साथ में मिलकर पार करना है। उन्होंने जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। एक माँ अपना फर्ज बखूबी निभा रही थी, लेकिन वंदना उनका भाषण सुनकर बोर हुए जा रही थी। उसे किसी भी तरह रंजना जी को उस कमरे से बाहर निकालना था, क्योंकि अगर जाह्नवी उनकी एक बात भी मान लेती तो उसके लिए मुश्किल हो सकती थी, और इस वक्त जाह्नवी की हालत ऐसी थी कि उसको जो करने को कहा जाएगा वो वही करेगी। राजेंद्र सर आपको शायद ढूंढ रहे थे। मैंने अभी उन्हें कॉरिडोर में किसी को ढूंढते हुए देखा था, मुझे लगा शायद वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। उसने रंजना जी को कमरे में से निकालने के उद्देश्य से कहा। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे उन्हें कुछ जरूरी सामान देना था। रंजना जी ने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अच्छा देखो, मुझे ना बहुत से काम है, इसलिए मैं शायद ही अब यहाँ वापस आ पाऊँ, तो तुम जाह्नवी को अच्छे से तैयार कर देना और जब मुहूर्त हो जाए तो इसे नीचे गार्डन में बने मंडप में ले आना। उन्होंने वंदना को देखते हुए कहा। जी मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। आप जाइए, बाकी सब काम निपटा लीजिए।
वंदना ने जाह्नवी के कंधों को पकड़ते हुए कहा। रंजना जी ने एक नज़र प्यार से जाह्नवी को देखा और उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने झुककर उसका माथा हल्के से चूम लिया। कर ले बुढ़िया, जो तेरे दिल में आए कर ले। जितना प्यार तुझे इस पर लुटाना है लूटा ले, क्योंकि उसके बाद तो ये मौका तुझे शायद ही कभी मिले। वैसे भी अब तो ये किसी और की होने वाली है, अब तो इस पर सिर्फ उसी का हक होगा। वैसे भी जितना मैंने अपने बॉस की दीवानगी के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता कि वो एक पल भी इसे छोड़ेगा। बस ताउम्र इस पर अपना प्यार ही लूटाता रहेगा। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जाह्नवी और रंजना जी को देखते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त शैतान की तरह चमक रही थी। रंजना जी वहां से चली गई तो वंदना जाह्नवी के सामने आई और बोली, अब जल्दी से इस जोड़े को उतार और मेरे साथ चल। नीचे गाड़ी किसी भी वक्त आने वाली होगी। अभी वो जाह्नवी से बात कर ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। ठीक 5 मिनट बाद तुम जाह्नवी को लेकर वहां उस कमरे से निकल जाना और ध्यान रहे तुम्हें खिड़की के रास्ते से जाना है और नीचे खड़ी ब्लैक गाड़ी में जाह्नवी को बिठा देना है। तुम खुद उतनी देर तक यहीं रहोगी जब तक तुम्हें फ़ोन या मैसेज ना किया जाए, किसी ने उसे फ़ोन पर कहा। लेकिन वंदना ने सिर्फ इतना ही कहा कि आगे से एक रौबदार आवाज आई, तुम्हें जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो। भूलो मत कि तुम्हें कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है। ठीक है, मैं अगले 5 मिनटों में जाह्नवी को लेकर नीचे आ जाऊंगी और उसे उस गाड़ी में बिठा भी दूंगी, वंदना ने कहा और आगे से उस शख्स ने फ़ोन काट दिया। उस आदमी के सामने ही एक शख्स और बैठा था जिसने ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ था। कमरे में अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस इंसान की आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। जिस आदमी ने वंदना को फ़ोन किया था उसके बैठने का तरीका ही बता रहा था कि उसके सामने वाला शख्स बेहद खतरनाक है। बॉस, बस आपका काम हो ही चुका है, बस जाह्नवी मैम एक बार आकर गाड़ी में बैठ जाए, उसके बाद उन्हें सेफली उस जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पर पहुंचाने के लिए आपने कहा है, उस आदमी ने कहा और अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। याद रहे, अगर कोई भी गलती हुई तो तुम्हें दोबारा कोई गलती करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, उस सामने बैठे शख्स ने कहा। उसका बोलना भी उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर रहा था। जी बॉस, कहकर वो आदमी चुपचाप वहां से निकल गया। बस कुछ पल और मेरी रानी, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो देवांश हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ हिसाब है जो उसके साथ पूरे करने बाकी हैं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपना बनाऊंगा। बहुत जल्द हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर सिर्फ तुम, मैं और हमारा बेशुमार प्यार होगा। मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि वो देवांश तो क्या, उसका साया भी तुम्हारे आसपास भटक नहीं पाएगा। उस इंसान ने अपने फ़ोन पर जाह्नवी की फ़ोटो देखते हुए कहा। वो इंसान अपनी गर्दन दाएं बाएं झटक रहा था। उसका अपनी गर्दन यूं झटकना उस शख्स को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। मैं चाहता तो तुम्हें किसी भी तरह अपने पास लाकर यहाँ से बहुत दूर आसानी से ले जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ उस देवांश को छोड़ो नहीं बल्कि उससे नफ़रत करो। बेइंतहा नफ़रत। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है उतनी ही नफ़रत उसे तुमसे बदले में मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार बेशक ना देखूं, लेकिन जब जब उस देवांश के लिए तुम्हारी आंखों में धधकती नफ़रत देखूंगा, मुझे सुकून मिलेगा, बेइंतहा सुकून मिलेगा, और वही सुकून मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी होगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी जो तुमने बेवकूफ़ी में सारी अपनी मोहब्बत के नाम कर दी, उस शख्स ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस अंधेरे भरे कमरे में हर तरफ गूंज रही थी। देवांश अपने कमरे में बैठा तैयार हो रहा था कि उसके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो तान्या का मैसेज था, जिसे पढ़कर वो फ़ौरन अपने कमरे में से बाहर निकल गया और तान्या के कमरे की तरफ गया। जाह्नवी और वंदना इस वक्त जाह्नवी के कमरे में ही थी कि उनके कमरे के पर्दों को आग की लपटों ने घेर लिया। वो आग की लपटें बाहर की तरफ से आ रही थी। वो आग आग बोलकर चिल्लाने लगी, लेकिन वो चिल्ला इस तरह रही थी कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। ये आग कैसे लगी? ये पक्का किसी ने जानबूझकर तुम्हें खतरे में डालने के लिए लगवाई है। शायद कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है।
उसने जानवी को देखते हुए कहा। जानवी भी उस आग की लपटों को देखकर सहम गई थी। वो भागकर पीछे खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, लेकिन जल्द ही वंदना ने उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, पागल लड़की, चिल्ला मत। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हमें आग लग जाएगी, हम मर जाएंगे। चलो जल्दी से बाहर चलो। जानवी ने वंदना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो जिसने भी ये आग लगाई है वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा, इसलिए जल्दी से इस खिड़की से बाहर निकलो। उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानवी, जो इस वक्त अपनी सूझबूझ कोई बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ आ गई। देवांश के हाथों में इस वक्त वो लेटर था जो वंदना ने जानवी से लिखवाया था, जिसे पढ़ने के बाद देवांश का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। इस वक्त उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। मिस्टर देवांश मल्होत्रा, मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। मैंने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि हमेशा से ही मेरे दिल में कोई और था। मैंने हमेशा से ही किसी और को चाहा था, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे जबरदस्ती शादी की, मुझे मजबूरन अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मैं आपके साथ खुश बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे आपसे कभी प्यार नहीं होगा। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उसे भुला नहीं पाई। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जान गई हूँ कि अगर मुझ पर किसी का हक है तो सिर्फ और सिर्फ वीर सूर्यवंशी का है, और मैं ये हक आपको नहीं दे सकती। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपसे ये सच छिपाने के लिए, लेकिन मैं मजबूर थी। देवांश ने वो लेटर अपने हाथ में लिया और उसे बुरी तरह मरोड़ दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके चेहरे की नसें तक उभर आई थी। सही कहा था वंदना ने, अगर इसमें जानवी ने मुझे और देवांश को लेकर कुछ लिखा होता तो देवांश को मुझ पर ही शक होता, लेकिन अब जो जानवी ने लिखा है उसे पढ़ने के बाद तो देवांश को सिर्फ और सिर्फ जानवी पर ही गुस्सा आएगा। उससे ही नफरत होगी और इस नफरत का फायदा उठाऊंगी मैं। तान्या ने गुस्से से कांपते देवांश को देख मन ही मन कहा, अब तुम क्या करोगे देवांश? जानवी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तुम्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि सबके सामने तुम्हें बीच मंडप में छोड़कर जाने से तुम्हारे नाम, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी इज्जत पर कितना बड़ा दाग लगेगा। क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि देवांश मल्होत्रा की होने वाली बीवी उसे शादी वाले दिन छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। तान्या ने आग में घी डालते हुए कहा। उसने अपना हाथ देवांश के कंधे पर रख दिया था। देवांश ने उसका हाथ झटका और कमरे से बाहर जानवी के कमरे की तरफ चला गया। तान्या भी उसके पीछे पीछे वहीं आ गई। देवांश कमरे में आया तो कमरा बिल्कुल ठीक था। जो पर्दे पहले जल चुके थे अब वहां पर सेम नए पर्दे लगे हुए थे। देवांश ने जानवी को पूरे कमरे में देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। उसने अलमारी में चेक किया तो वहां पर भी जानवी का एक भी सामान नहीं था। कपड़ों के साथ साथ पूरी ज्वेलरी भी गायब थी। देवांश ने ड्रेसिंग में देखा तो वहां से भी सारी ज्वेलरी गायब थी। आखिर तुम भी वैसे ही निकली जैसी हर लड़की होती है, सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्त और पैसों की लालची। मोहब्बत की तो कोई कदर नहीं होती। तुम जैसी लड़कियों तो बस खेल खेलती है, और जब एक खिलौने से मन भर जाए तो अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकती हो। कहते हुए उसने एक वास उठाकर आईने पर दे मारा। तड़ाक की आवाज के साथ वो पूरा शीशा टूट गया। देवांश, संभालो खुद को, कहते हुए तान्या आगे बढ़ी और उसे कंधे से पकड़ लिया। मुझे पता था कि मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं, पर फिर भी मैं इस रास्ते पर चला। मेरा दिमाग मुझे कहता रह गया कि उसे नहीं करनी, किसी से मोहब्बत नहीं, उसे किसी को अपनी आदत नहीं बनाना। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। कर बैठा वो गलती जो सिर्फ गलती नहीं गुनाह बन गया। मैंने कहा था उससे कि अगर मुझे छोड़कर गई तो जी नहीं पाऊंगा उसके बिना, लेकिन फिर भी मुझे एक पल में छोड़कर चली गई। मुझसे मेरी मुस्कान छीनकर मुझे लोगों के बीच हंसी का पात्र बना गई। पर गलती मेरी ही है। उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। घर पहले ही अपने एहसासों को नकार देता तो आज इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता।
अरे जब मेरे माँ बाप ही मेरे नहीं हुए तो ये मोहब्बत भी क्या साथ निभाती। देवांश ने उन टूटे हुए आईने के टुकड़ों में अपने बिखरे हुए अक्स को देखते हुए कहा। लेकिन मैं भी देवांश मल्होत्रा हूँ। इन छोटे मोटे तूफानों से खेलना मेरा रोज का काम है। किसी के जाने से ना मेरी जिंदगी पहले रुकी थी और ना ही अब रुकेगी। देवांश मल्होत्रा को सबसे प्यारा उसका रुतबा है और कोई भी उसके रुतबे को उससे छीन नहीं सकता। देवांश ने गुस्से से कांपते हुए कहा और फिर तान्या की तरफ मुड़ गया और बोला, मुझसे शादी करोगी? तान्या की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से झूमना चाहती लेकिन इस वक्त वो तो पॉसिबल ही नहीं था। बताओ शादी करोगी मुझसे? देवांश ने उसे चुप देख दोबारा पूछा। तान्या अभी भी देवांश के चेहरे को ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद सामने से देवांश ने उसे शादी के लिए पूछा है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, लेकिन आज ये शादी तो होकर ही रहेगी। देवांश मल्होत्रा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन कोई उसके नाम और रुतबे पर उंगली उठाए वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहने के बाद देवांश वहां से अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गया। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, सानिया ने पीछे से रोकते हुए कहा। देवांश ने पीछे मुड़कर उसे देखा। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशंसलेस था। तुम ये मत समझना कि ये शादी मैं हालातों का फ़ायदा उठाकर कर रही हूँ। तुम जानते हो कि हमेशा से मैंने तुम्हें चाहा है, तुमसे शादी करनी चाहिए है। मेरे लिए आज भी तुम्हारे दिल में वही फीलिंग्स है, इसलिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे नाम और तुम्हारी इज्जत की परवाह है और मैं किसी को भी इसकी धज्जियां उड़ाते नहीं देख सकती। उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा। तान्या देवांश को भड़काने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। उसकी बात सुनकर देवांश फीका सा मुस्कुरा दिया। उसने किसी को फोन किया और सेम वही लहंगा जो जानवी पहनने वाली थी भिजवाने के लिए कहा। अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास सारा सामान पहुंच जाएगा। याद रहे किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि दुल्हन के जोड़े में तुम हो। शादी होते ही मैं खुद सबको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात हम दोनों में रहनी चाहिए। उसने तान्या को देखते हुए कहा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल गंभीर था। ठीक है, लेकिन शादी होते ही तुम्हें हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझ पर उंगली उठाए कि जानवी की जगह ले ली। तान्या ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे कब क्या करना है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1 घंटे बाद मंडप में तैयार होकर पहुंच जाना और याद रहे ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, देवांश ने कहा और तेज कदमों से उस कमरे से बाहर आ गया। पीछे तान्या उस कमरे में गोल गोल घूम रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो पागलों की तरह हंस रही थी। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर। हा, मेरी एक ही वार में तुम दोनों की मोहब्बत का खूबसूरत आशियाना पूरी तरह से बिखर गया। अब देवांश भी मेरा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी। मैंने कहा था ना कि तान्या जो चाहती है वो पाकर ही रहती है। पा लिया मैंने देवांश को। हार गई तुम, जानवी हार गई। तुम्हें तुम्हारी हारी हुई मोहब्बत मुबारक हो। काश मेरे और देवांश की शादी तुम भी देख पाती तो उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलता मैं बता भी नहीं सकती। मैं जीत गई तुमसे और तुम हार गई। हा, वो पागलों की तरह अपनी खुशी में झूम रही थी। अब यूं झूमती ही रहोगी या तैयार भी होवोगी क्योंकि शादी का मुहूर्त जल्द ही होने वाला है, वंदना ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। तुम अभी तक यही हो? तुम तो जानवी को लेकर जाने वाली थी ना। अगर तुम यहाँ हो तो जानवी कहाँ है? अगर देवांश ने जानवी को देख लिया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वंदना को वहां पर देखकर तान्या ने हैरान होते हुए पूछा। वंदना को वहां देख उसकी सारी खुशी पल भर में फुर हो गई थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अरे चुप क्यों हो? जवाब दो ना, कहाँ है वो जानवी? तान्या ने परेशान होते हुए दोबारा पूछा। अगर तुम अपनी इस जुबान को लगाम दोगी तो ही मैं कुछ बोलूंगी ना, वंदना ने उसे अकड़ते हुए जवाब दिया।
जानवी यहाँ से कब की जा चुकी है, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है क्योंकि उनका ऑर्डर है कि मुझे यहाँ पर रुककर उन्हें यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट की रिपोर्ट देते रहना है। शादी होते ही मुझे उन्हें इन्फॉर्म भी करना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। अब सोचा यहाँ हूँ तो तुम्हारे पास आकर तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ। थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो गई थी। अब जल्दी से तुम मुझे रेडी होने दो, तब तक तुम मेरे लिए एक गिलास जूस ला दो। तान्या ने ड्रेसिंग चेयर पर बैठते हुए उससे कहा और जल्दी से तैयार होने लगी। देवांश गुस्से में जलते हुए अपने कमरे में आया और किसी को फ़ोन मिलाने लगा। करीबन 10 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन रखा और बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें खेल खेलने का, अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि खेल होता क्या है। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा और अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया। एक अंधेरे से भरा कमरा का जिसके बीचों बीच एक बेड था और उस बेड पर कोई लेटा हुआ था। करीब जाने से पता लग रहा था कि शायद वो कोई लड़की है और उसने इस वक्त दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। कमरे दरवाजा खोला तो उसमें थोड़ी सी रोशनी बिखर गई। एक शख्स अपने भारी कदमों से उस कमरे में आया और उस बेड की तरफ बढ़ गया। उस मध्यम सी रोशनी में भी उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि जानवी की थी, जो इस वक्त बिल्कुल बेहोश थी। उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो शख्स उसके करीब आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगा। तुम जानती हो जो नशा तुम में है वो इस दुनिया की किसी शराब या ड्रग्स में नहीं। तुम्हारे पास आकर तुम्हें छूकर अब मुझे किसी और नशे की तलब नहीं रही। बस तुम्हारे होठों को पीकर अपनी प्यास बुझाने का मन कर रहा है। उस शख्स ने अपने कांपती उंगलियों से जानवी के होंठों को छूते हुए कहा, बहुत कुछ किया है मैंने तुम्हें पाने के लिए और अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, बहुत जल्द ही हम ये देश छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जानता हूँ जब तुम होश में आओगी तो तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस देवांश की यादें तुम्हें मेरे साथ रहने नहीं देंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेहद मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाया है, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। जब तक तुम पूरी तरह से मेरी नहीं हो जाती तुम इन दवाइयों के असर में ही रहोगी। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से वो सारा वक्त धुंधला पड़ जाएगा जो तुमने देवांश के साथ बिताया था। तब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, इस वीर सूर्यवंशी से। अब तुम्हारा ये जिस्म और तुम पूरी तरह से मेरी हो। हम दोनों को मिलने से अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ से जाने से पहले उस देवांश मल्होत्रा को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ हिसाब है जो उसे चुकाने ही पड़ेंगे। जा रहा हूँ उससे आखिरी मुलाकात करने, अपना सारा हिसाब पूरा करने, उसकी आंखों में वो दर्द देखने जो उसे तुम्हें मेरे साथ देखकर महसूस होगा। तड़प उठेगा वो जब तुम्हें मेरे बिस्तर पर देखेगा और उसकी तड़प मेरे इस जलते दिल को करार देगी। बहुत जल्द तुम्हारे पास आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उसने जानवी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा और उस कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही उस कमरे में फिर से अंधेरे ने अपने पैर पसार लिए। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, रंजना जी ने जानवी के कमरे में आते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर ही जल्दी से तान्या ने अपना घूंघट नीचे कर लिया। अरे नहीं नहीं, मैम तो कब से तैयार हो चुकी है, बस वो तो अभी तक मुहूर्त नहीं हुआ था इसलिए आराम कर रही थी, वंदना ने कहा जो उनके पीछे पीछे ही कमरे में आई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं रंजना जी ने तान्या का चेहरा तो नहीं देख लिया। वही तान्या भी अपने मन में यही सोच रही थी कि कहीं रंजना जी को कुछ पता तो नहीं चला। रंजना जी तान्या के पास आई और उसका घूंघट पकड़कर बोली, मैं भी तो देखूं मेरी बच्ची पर दुल्हन का श्रृंगार कैसा लग रहा है। वो उसका घूंघट उठाने ही वाली थी कि दरवाजे पर किसी की आहट हुई। रंजना जी को तान्या के पास देखकर वंदना और तान्या दोनों की ही जान हलक में अटक गई थी। मॉम, भाभी को नीचे पंडित जी बुला रहे हैं और पापा भी कब से आपको ढूंढ रहे हैं, अंजलि ने अंदर आते हुए कहा जो रंजना जी को ढूंढती हुई वहां आई थी। उसकी बात सुनकर रंजना जी ने घूंघट वहीं छोड़ दिया और अंजलि और वंदना को देखते हुए बोली, तुम दोनों जानवी को लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे पापा को मुझसे क्या काम है। कहते हुए वो कमरे से चली गई।
यार मुझे भी ना एक जरूरी कॉल करनी थी। ऐसा करो तुम जानवी भाभी को लेकर नीचे जाओ, अंजलि ने वंदना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वंदना और तान्या दोनों ने ही राहत की सांस ली। अपने फोन से फोन मिलाते हुए अंजलि भी कमरे से बाहर चली गई। चलो जल्दी से यहाँ से चलो, इससे पहले कि कोई और यहाँ पर आए तुम्हें देखें, वंदना ने तान्या को कहा तो तान्या भी अपनी जगह से उठी और वंदना के साथ साथ कमरे से बाहर आ गई। देवांश मंडप में बैठा हुआ था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशंसलेस था। उनके मंडप के साथ ही एक और मंडप लगा हुआ था जिसमें आदि और नैना की शादी होनी थी। नैना भी मंडप में आ चुकी थी, बस अब जानवी का ही इंतजार था। तभी वंदना के साथ तान्या भी वहां पर आई। घूंघट होने के कारण किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि घूंघट के पीछे कौन है। रंजना जी तान्या की तरफ बढ़ी और उसे लाकर देवांश के साथ मंडप में बिठा दिया। तान्या को मंडप में देख वंदना के चेहरे पर इस वक्त एक शातिर मुस्कान तैर रही थी। एक शख्स गाड़ी में बैठा अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। उस पर जानवी की लाइव फुटेज चल रही थी। जानवी अभी भी बेहोशी की अवस्था में बेड पर लेटी हुई थी। वो इंसान गाड़ी में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और इंतजार कर रहा था देवांश और तान्या की शादी होने का। दोनों ही जोड़ियां मंडप में बैठी थी और पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए थे। दोनों जोड़ियों की शादी इकट्ठी ही हो रही थी। सबसे पहले फेरों की रस्म हुई और उसके बाद सिंदूरदान और मंगलसूत्रदान की रस्में हुई। सब लोग उन पर फूलों की वर्षा किए जा रहे थे। शादी संपन्न हुई। जैसे ही पंडित जी ने कहा तो दोनों जोड़ियां अपनी अपनी जगह से उठ गई। तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है, तान्या ने घूंघट के नीचे से देवांश को कहा। देवांश मल्होत्रा कभी अपनी बातों से नहीं मुकरता, देवांश ने कहा और मंडप से उतरकर उसके साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा की, आदि और नैना दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो गए। तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है, तान्या ने घूंघट के अंदर से पूछा। देवांश मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से जानता है उसे कब क्या करना है, देवांश ने कहा और अपना सेहरा उतारकर साइड रख दिया और तान्या का हाथ पकड़कर मंडप में से खड़ा हो गया। अभी उन दोनों ने एक कदम ही बढ़ाया था कि एक साइड में से किसी की तालियों की आवाज गूंजने लगी। वो शख्स धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसकी तालियों की आवाज वहां सब तरफ गूंज रही थी। सबने उस तरफ देखा तो वहां एक शख्स ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर गंभीरता लेकिन नशीली आंखें। वो इंसान अपनी गर्दन को दाएं बाएं झटक कर अंदर आया। वो अभी तक तालियां बजा रहा था। उसे देखकर वंदना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैयार गई। अब आएगा मजा, अब शुरू होगा फुल पैसा वसूल शो, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसने उस शख्स को देखते हुए मन में बुदबुदाया। कांग्रेचुलेशन देवांश मल्होत्रा, तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो, उस शख्स ने हॉल के बीचों बीच खड़े देवांश को देखते हुए कहा। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मेरे मेहमान तो हो नहीं, फिर इस तरह अंदर आने का मतलब? देवांश ने उस शख्स को देखते हुए सवाल किया। तुम मुझे बेशक नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे तुम्हारा शुभचिंतक ही हूँ, इसलिए तो तुम्हारी शादी की बधाई देने तुम्हारे बिना बुलाए भी आ गया, उस शख्स ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई उस शख्स को ऐसे बात करते देख हैरान था। आदि और नैना भी अभी तक अपनी जगह पर ही खड़े उसे देख रहे थे। तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी शादी तो हुई लेकिन तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली। तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान तो अधूरी रह गई, उस शख्स ने व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराकर देवांश की तरफ देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो भी हो, अगर फ्री का खाना खाने के लिए आए हो तो खाओ और चलते बनो, देवांश ने एटीट्यूड से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये इंसान और इसकी बातों का क्या मतलब है? राजेंद्र जी ने देवांश को देखते हुए पूछा। सारे मेहमान भी उन्हें ऐसे बात करते देख खुसर पुसर करने लग गए थे। अरे ये आप लोगों को क्या बताएगा?
मैं बताता हूँ आप सबको कि जैसा आप सब लोग सोच रहे हैं वैसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप सब लोग देवांश और जानवी की शादी में शामिल हुए हैं तो आप सब लोगों को बता दूं कि देवांश की शादी तो जानवी से हुई ही नहीं है। जानवी तो इसे छोड़कर कब की यहाँ से चली गई। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारी बकवास सुनने में यहाँ पर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। अपना ये तमाशा बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, देवांश ने उसकी बात काटते हुए कहा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अभी इसी वक्त इस शख्स को यहाँ से बाहर निकालो, देवांश ने वहां पर सिक्योरिटी के आदमियों को चिल्लाकर बुलाते हुए कहा। पहले मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर तुम्हारी शादी जानवी से नहीं हुई है तो किससे हुई है और जानवी कहाँ है? अब रंजना जी ने सवाल किया। उस शख्स की बात सुनकर उन्हें चिंता होने लगी थी कि कहीं उसकी बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है। मैं बाद में आपको सब कुछ समझा दूंगा माँ, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ भी मत पूछिए, देवांश ने रंजना जी को देखते हुए कहा। तुम अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? इस शख्स को पकड़ो और यहाँ से बाहर निकालो, देवांश ने अब सिक्योरिटी की तरफ देखते हुए कहा। चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट तो दे दूं, कहते हुए वो शख्स देवांश के और करीब आया और अपने फोन की स्क्रीन को देवांश के आगे कर दिया। देवांश ने उस स्क्रीन को देखा। उसमें एक कमरे की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन बेड पर लेटी हुई लड़की साफ दिख रही थी। देवांश ने गौर से देखा तो वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जानवी ही थी, लेकिन उसे देखकर भी देवांश के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसका चेहरा गंभीर ही रहा। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट? उस शख्स ने देवांश की तरफ टेढ़ा देखते हुए कहा। उम्मीद है पसंद आया होगा। मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत जल्द मैं अपनी पसंद को अपनी बीवी भी बनाने वाला हूँ, उस शख्स ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? जब जानते हो कि मेरी शादी किससे हुई है तो यहाँ तमाशा करने का क्या मतलब? देवांश ने अब सीरियस होकर उससे सवाल पूछा। वहाँ सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और आपस में बातें बनाने में लगे थे। रंजना जी और राजेंद्र जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मैं वो हूँ जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है और आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन भी लिया। तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी हो चुकी है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत शोहरत भी। कितने बड़े बेवकूफ़ हो ना तुम। इतनी मेहनत से और अपना खून पसीना बहाकर तुमने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और फिर एक लड़की को दिल दे बैठे और सारा कुछ उसके नाम कर दिया। और देखो, आज ना ही वो लड़की तुम्हारे पास है और ना ही अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रही। सब कुछ मेरा हो गया, सब कुछ इस वीर सूर्यवंशी का हो गया। उसने अपने चेहरे पर घृणा और नफरत के भाव लाकर अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी हालत फिर से भिखमंगों वाली हो गई। अब तुम यहाँ फिर से अपना खून पसीना बहाना और मैं जानवी के साथ यहाँ से बहुत दूर अपनी हसीन जिंदगी जीऊंगा, जब वो हर रोज मेरी बाहों में होगी। मेरा हर दिन हर रात उसके साथ बीतेगी, कहते हुए वीर फिर से हंसने लगा। देवांश अपनी जगह पर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी हाथ की मुट्ठियां कसती ही जा रही थी और चेहरे की नसें उभरने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी उस शख्स का मुंह तोड़ दे। उसे इस तरह देख वीर को बहुत सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट काबिज थी। चलो चलता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे, अब तो मुलाकातें होती ही रहेगी, कहते हुए वीर मुड़ा और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उस पूरे हॉल में देवांश की आवाज गूंज गई। रुको! उसकी आवाज पर वीर रुका और पलटकर देवांश को देखने लगा। पहले जिस चेहरे पर परेशानी और तनाव झलक रहा था अब उस पर सिर्फ और सिर्फ गंभीरता थी। देवांश मल्होत्रा किसी का भी एहसान नहीं रखता। उसे आदत है सबसे हिसाब बराबर रखने की। कुछ चीजें तुमने मुझे दिखाई तो अब मेरा भी हक बनता है कि कुछ चीजें मैं भी तुम्हें दिखाऊं नहीं, एक्चुअली तुम्हें किसी से मिलवाऊं, क्योंकि तुम्हें जिससे मिलाने की मैं बात कर रहा हूं उसका दीदार करने को तो मैं भी बहुत बेसब्र हूं, कहते हुए उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान तैर गई। वीर ने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखे तो थोड़ा सोच में पड़ गया।
बाकी सब भी हैरानी से देवांश को देखे जा रहे थे। सारे परिवार वाले तो परेशान हो रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देवांश ने मुस्कुराते हुए वीर को देखा और फिर तान्या की तरफ पलटकर उसका घूंघट उठा दिया और बोला, ये है मेरी वाइफ मिसेज जानवी देवांश मल्होत्रा। घूंघट उठते ही वीर के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वहीं वंदना तो एकदम शॉक में ही चली गई। उसे तो ऐसा सदमा लगा कि उसका सिर चकराने लगा था। वो गिरती गिरती बची। घूंघट के नीचे तान्या नहीं बल्कि जानवी थी। दुल्हन का श्रृंगार और चेहरे पर झलक रही खुशी उसके चेहरे का नूर देखते ही बनता था। वो देवांश की तरफ देखकर मुस्कुराई तो देवांश को ऐसे महसूस हुआ जैसे हवाओं में कोई अमृत सा घुल गया हो। गुलाबी गाल जो घूंघट में रहने की वजह से बिल्कुल लाल हो गए थे। घूंघट उठते ही उसने अपने होठों को गोलकर एक गहरी सांस छोड़ी और अगले ही पल देवांश के सीने से कसकर लग गई। देवांश ने भी उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। जानवी को देख बाकी सबने भी राहत की सांस ली। वीर गुस्से से लाल हुआ उन दोनों को ही देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और चेहरे की नसें उभर गई थी। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली। ये नहीं हो सकता। जानवी इस वक्त मेरे कब्जे में है तो वो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। वीर ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ध्यान से देख अपने कैमरे को, कहीं लाइव चल भी रहे हैं या तेरे दिमाग की तरह एक जगह पर रुक गए हैं। अब देवांश ने उसे देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। वो शख्स पागलों की तरह अपना फोन चेक करने लगा। उसका लाल चेहरा अब पीला पड़ गया था। अपनी हार से बौखलाने लगा था वो। मैं नहीं जानता तू कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तू इंसान चाहे जैसा भी हो दुश्मन बड़ा बेकार है। क्योंकि जो असल दुश्मन होता है वो कायरों की तरह पीठ पीछे किसी लड़की को अपना हथियार बनाकर वार नहीं करते। मर्दों की तरह सीना ठोककर आगे से लड़ाई लड़ना जानते हैं। वीर गुस्से से फुकारते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। देवांश ने उसे अपने करीब आते देख जानवी को अपने पीछे कर लिया। वीर ने अपना हाथ देवांश की तरफ बढ़ाया, लेकिन देवांश ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर रोक लिया। सबसे पहले तो मैं तेरी सोच को सलामी देना चाहूंगा। तूने आखिर सोच कैसे लिया कि तू देवांश मल्होत्रा की सियासत में घुसकर उसकी सियासत पर कब्जा पा लेगा और उसे पता तक नहीं चलेगा। देवांश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। और दूसरी बात, जिसे तूने अपना हथियार बनाना चाहा, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू उसे मेरे खिलाफ यूज करेगा और मुझे भनक भी नहीं लगेगी। वो बीवी है मेरी और उससे भी बढ़कर मोहब्बत है मेरी। उसके आसपास चलने वाली हवा भी मेरी मर्जी से चलती है, तो तुझ जैसे गली के कुत्ते को उसके पास भटकने भी कैसे दे सकता हूँ। एक बार उसे खोकर पाया है मैंने, दूसरी बार रिस्क लेने का तो सोच भी नहीं सकता मैं। तूने एक जाल बिछाया और सोचकर बैठ गया कि मैं उसमें फंस जाऊंगा और तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। वाह रे तेरी सोच। कहते हुए उसने उसका हाथ झटक दिया। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मैं तुझसे हार नहीं सकता। ये लड़की जानवी हो ही नहीं सकती। वो तो इस वक्त मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर। अभी वो बोल ही रहा था कि देवांश आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा जड़ दिया। तमीज से बात कर उसके बारे में। अपनी बीवी के बारे में एक भी गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। देवांश ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा। आदि और राजेंद्र जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ गए। छोड़िए देवांश उसे। जानवी ने भी उसे रोकना चाहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे बारे में इतना घटिया बोलने की। देवांश ने अभी भी उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था। वीर उसकी पकड़ में छटपटा रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपनी गर्दन को उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं करवा पा रहा था। तभी तान्या वहां पर भागी भागी आई। देवांश को देखकर वो उसके पास भागकर आई और उसे बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? छोड़ो इसे और चलो पहले हम शादी करते हैं। उसके कपड़े और बाल पूरे बिखरे हुए थे। राजेंद्र जी और आदि ने मिलकर देवांश को वीर से दूर कर दिया था। वीर गुस्से में तान्या की तरफ बढ़ा और बाल पकड़कर बोला,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अपना काम ढंग से करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज जीत मेरी होती, जाह्नवी आज मेरे पास होती। छ छ छ छ औरत को अपना हथियार बनाने वाला अपनी हार का ठीकरा भी औरत के सिर पर ही मर रहा है, देवांश ने उसे देखते हुए कहा और बोला। लानत है तुझ पर और तेरी सोच पर। तान्या ने उसे धक्का देकर दूर किया और जल्दी से जाह्नवी की तरफ बढ़ गई। उसने जाह्नवी की गर्दन को पकड़ लिया और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम देवांश की जिंदगी में नहीं आती तो देवांश कब का मेरा हो चुका होता। आज मैं मिसेज मल्होत्रा होती, सारी दुनिया मेरे कदमों में होती। तुमने मेरे देवांश को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देवांश उसे यूं देखकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जाह्नवी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर खुद को तान्या की पकड़ से छुड़ा लिया। उसने तान्या के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़े और अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोर से एक तमाचा मारा। एक के बाद एक जाह्नवी ने लगातार उसके मुंह पर 2-3 तमाचे जड़ दिए और गुस्से से उसे घूरते हुई बोली, कुछ नहीं छीना है मैंने तुमसे। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि देवांश सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में कोई बात इतनी आसानी से नहीं घुसती। लेकिन अब तुम्हारी ये पागलपंती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं है वो तुम्हारा, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ तान्या का। तान्या ने फिर से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा। वो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी और पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तुम खुद उसे छोड़कर गई थी, तुमने देखा था ना उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया। तो फिर अब क्या लेने वापस आई हो? जाओ, बहुत दूर चली जाओ हम दोनों से। वो बेकाबू होकर अपना कच्चा चिट्ठा खुद ही खोले जा रही थी। इस बार देवांश से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और तान्या को धक्का देकर जाह्नवी से दूर कर दिया। उसने जाह्नवी को अपने पीछे किया और तान्या की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, अब अगर तुमने एक कदम भी मेरी जाह्नवी की तरफ बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। मुझे मजबूर मत करो अपना वो रूप दिखाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। इस वक्त देवांश गुस्से से कांप रहा था। देवांश ने सबसे पहले सारे मेहमानों को वहां से डाइनिंग एरिया में भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी के सामने कोई तमाशा बने। अब वहां पर सिर्फ घर के लोग मौजूद थे और सबकी नज़र वीर, देवांश और जाह्नवी पर ही थी। देवांश तान्या और वीर दोनों को घूरे जा रहा था। तुम दोनों अपनी जिस हार पर इतना बौखला रहे हो, ये तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन तुमने ये खेल रचा था। देवांश ने वीर और तान्या को देखते हुए ही कहा। देवांश मल्होत्रा यूं ही नहीं बन गया। ना जाने तुम जैसे कितने मेरी राहों में आए, लेकिन उन सबको हराकर आज मैं उस जगह पर खड़ा हूं कि अब अगर हारा तो मुझे हराने वाला सिर्फ वो खुदा होगा। तुम मुझे दर्द देना चाहते थे, अगर मुझे ही देते तो शायद मैं उस दर्द को सहन कर जाता और तुम पर ध्यान भी नहीं देता, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को दर्द देना चाहा और मेरे होते उसे कुछ हो जाए तो या तो मैं जीना छोड़ दूं या फिर उस दर्द देने वाले से उसकी सांसों का रिश्ता तोड़ दूं। तुम आए, मुझसे टकराए और सोचकर बैठे हो मुझे पता ही नहीं चला। तो तुम्हें बता दूं कि शायद तुम भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा वो ब्लैक कॉफी की जलन जो तुम जाह्नवी को देना चाहते थे। देवांश ने गुस्से से जलती नज़र वीर पर डाली तो उसको आंखों के आगे वो पल घूम गए जब वो देवांश और जाह्नवी से टकराया था और उसने जानबूझकर देवांश के हाथ पर गरम कॉफी गिरा दी थी। उस दिन तुमने अपनी पहली चाल चली, जाह्नवी की कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाकर, जिससे वो खुद के हार्मोन्स पर कंट्रोल ना कर पाए। उस दिन मैं नाकामयाब रहा, जो अपनी मोहब्बत के प्रति इतना लापरवाह हो गया कि उसे वो ड्रिंक पीने से बचा नहीं सका। लेकिन मैं एक ही गलती बार बार नहीं करता। तुमने किसी को मेरे घर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा और मैं उसे पहचान ना पाऊं। ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देवांश मल्होत्रा बेशक अपनी आंखें बंद भी कर ले, बंद आंखों से भी वो लोगों के चेहरे पढ़ सकता है। तुमने वंदना को अपना मोहरा बनाकर भेजा और सोचा कि तुम मेरी बीवी को गलत दवाएं दोगे ताकि वो अपना मेंटली बैलेंस खो दे और ऐसी हरकतें शुरू कर दे जिससे मुझे वो पागल नजर आए। अरे अब क्या बताऊं कि उसके पागलपन पर ही तो मरता हूं मैं। तुम्हारी दी वो दवाइयों की पहली डोज ही तुम्हारे सारे भेद खोल चुकी थी।
कहते हुए देवांश के आंखों के आगे वो रात आई जब पहली बार उसे पता चला था कि जाह्नवी को गलत दवाइयों के साथ ड्रग्स भी दिए जा रहे हैं। फ्लैशबैक। देवांश ने जब वंदना को जाह्नवी को दवाई देते देखा था, उसे वंदना की हड़बड़ाहट और माथे पर पसीना देखकर ही उस पर शक हो रहा था, लेकिन उस वक्त उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रात को जाह्नवी की तबीयत खराब होने लगी तब वो अपने शक को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उस दिन उसने उस जाह्नवी को देखा था जो कभी उसकी जाह्नवी हो ही नहीं सकती थी। उस दिन उसकी जाह्नवी ने उसे खुद से दूर जाने को कहा था, जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, और उस पर से उसकी बिगड़ती तबीयत, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब वो इन सब का कारण पता लगाकर रहेगा। जब वो जाह्नवी को उसके कहने पर बाथरूम में छोड़कर आया था, काफी वक्त इंतजार करने के बाद वो वापस बाथरूम में गया तो जाह्नवी बेहोश हो चुकी थी। उसने जाह्नवी को बेड पर लिटाया। जाह्नवी कांप रही थी। उसने पहले उसके कपड़े चेंज किए और फिर कंबल उड़ाकर उसके हाथ पैर मसलने लगा। जब उसकी तबीयत में फर्क नहीं पड़ा तो उसने एक लेडीज डॉक्टर को फोन किया और उन्हें जल्दी आने के लिए कहा। जाह्नवी का कांपना अभी भी जारी था। देवांश ने एक ब्लैंकेट उस पर और उड़ा दिया और उसके हाथ पैर रगड़ने लगा। थोड़ी ही देर में एक लेडीज डॉक्टर उनके रूम के बाहर थी। उनके साथ देवांश का मैनेजर भी था। देवांश ने अपने मैनेजर से पूछा कि यहाँ आते उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, तो उसके मैनेजर ने बताया कि गार्ड्स थे बाहर, लेकिन उसने उन्हें बता दिया कि आपने ही यहाँ पर बुलाया है, तो उन्होंने अंदर आने दिया और बाकी तो किसी को भी नहीं पता चला। तुम यहीं रहो और बाहर ध्यान रखना, कोई भी आए तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना, कहकर देवांश उस डॉक्टर के साथ अंदर रूम में चला गया। डॉक्टर ने अंदर आकर जाह्नवी को अच्छे से चेक किया। उसे बुखार तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कांप रही थी। उसके शरीर पर हल्के हल्के रैशेस थे, जिसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए। उसने अपने बैग में से एक खाली इंजेक्शन निकाला और उसमें जाह्नवी के ब्लड सैंपल लेने लगी। देखिए मिस्टर देवांश, जहां तक मुझे लगता है जिस तरह की इनकी हालत है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद इन्होंने किसी तरह का खतरनाक ड्रग लिया है, या फिर ये कहूँ कि इन्हें वो ड्रग दिया गया है। डॉक्टर ने अपना काम खत्म करने के बाद देवांश को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर देवांश के एकदम होश उड़ गए। ड्रग्स के बारे में सुनकर उसे एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उसे ये समझते देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन कोई क्यों जाह्नवी के साथ ऐसा करेगा? वो वंदना के मुंह से सच आसानी से निकलवा सकता था, लेकिन उसे इन सब के पीछे छिपे शख्स को पकड़ना था। वंदना तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, और देवांश को उसका ही पता लगाना था। उसे जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं करना था जिसका असर जाह्नवी पर हो। उसे इस खेल से पर्दा उठाने के साथ ही जाह्नवी को भी संभालना था। सबसे पहले उसे नॉर्मल कर उसे इन सब के बारे में सतर्क करना था। फ्लैशबैक खत्म। अगले ही दिन तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने था। तुम और तुम्हारा ये गंदा खेल कांच की तरह मेरे सामने बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे खेल पर पर्दा डाले रखा। तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मोहरे ढूंढ रहे थे। तब तुम्हें मिली तान्या, उसका इस्तेमाल भी तुमने बाकमाल किया। उसके और मेरे बीच गलत संबंध दिखाकर, हम दोनों को करीब दिखाकर जाह्नवी को मुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि इतना विश्वास तो मुझे खुद पर नहीं, जितना मेरी मोहब्बत को मुझ पर है। अरे जान से मार देगी वो मुझे, लेकिन किसी और का होने नहीं देगी। और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई आए उससे पहले मैं ही ये जिंदगी खत्म कर दूंगा। तुम मुझे और जाह्नवी को दूर रखने की कोशिश करते रहे। हम सारा दिन एक दूसरे से दूर रहते, रातें भी हमारी अलग अलग बीत जाती, लेकिन तुम ये भूल गए कि सिर्फ जिस्मों का करीब आना ही मोहब्बत की सच्चाई नहीं होती। हम एक दूसरे से दूर बेशक थे, लेकिन अलग कभी नहीं थे। रूह बसती है हमारी एक दूसरे में। तुमने हमें तो दूर कर दिया, लेकिन उन रूहों को अलग कैसे करते? देवांश ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए कहा। कई बार मन किया कि तुम्हें अपने सामने लाकर ये सारा खेल खत्म कर दूं। तुम्हारी वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू होते थे, लेकिन रोते हुए भी मुझे वो हिम्मत देती थी, क्योंकि अपनी मोहब्बत की हार उसे बर्दाश्त नहीं थी।
उसे तड़पते देख दिल करता था आग लगा दूं उसे, जिसकी वजह से वो उस तड़प से गुजर रही है, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत बांधती और मुझे सिखाती कि दर्द तो सच्ची मोहब्बत का दस्तूर है। कहते वक्त देवांश की आंखें अंगार बरसा रही थी और उसकी नज़र से जल रहा था वीर। मेरी जैसे बॉडी बनाकर, मेरे जैसे कपड़े पहनकर तुम तान्या के करीब इस तरह आते थे कि देखने वाले को लगे कि उसके करीब मैं हूँ। लेकिन जिसकी नज़रों में तुम गलत फहमी लाना चाहते थे वो नज़रें मेरी जान की थी। मुझे मेरी सांसों से पहचान ले वो, और तुम उसके विश्वास को परखना चाहते थे। देवांश ने उसकी तरफ व्यंग्यात्मक तरीके से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, मेरे मन में भी है। देवांश कहते हुए वीर की तरफ बढ़ा। देवांश अभी भी तान्या और वीर को घूरे जा रहा था, उन्हें बता रहा था कि कैसे उसे उनके द्वारा बिछाए जाल का पता चला। उसकी बात सुनकर वीर और तान्या दोनों ही गुस्से में लाल हुए जा रहे थे। अपनी हार की बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। देवांश वीर की तरफ बढ़ा और बोला, जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, मेरे मन में भी है, लेकिन उससे पहले मैं तान्या से कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हुए वो तान्या की तरफ बढ़ा और बोला, ये इंसान तो मुझसे दुश्मनी के दावे करता है, इसलिए इसने जो भी किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो अपने आप को मेरा दोस्त कहती थी। तुम्हारे लिए तो हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती थी ना, तो तुमने ये सब क्यों किया? क्यों मुझे और जानवी को अलग करने के लिए इतने खेल खेले? तुम्हें साफ लफ्जों में समझा चुका था मैं कि मेरी जिंदगी में जानवी के अलावा कोई नहीं आ सकता। मोहब्बत की हद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मर सकता हूँ लेकिन उसके बिना जी नहीं सकता। मेरी जान है वो। ये जानते हुए भी तुमने उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की। क्यों किया ये सब? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हें मेरा नाम, मेरी दौलत चाहिए थी, है ना? कहकर देवांश ने उसे तंज भरी नजरों से देखा। उसकी बात सुनकर तान्या सुन पड़ गई थी। मेरी दौलत ही चाहिए थी तो मुझसे वैसे ही मांग लेती। मेरी मोहब्बत मेरे साथ है तो मैं दुनिया भर की दौलत फिर से कमा लेता, और ना भी कमा पाता तो भी खुश रहता, क्योंकि इतना तो मेहनत से कमा ही लेता कि अपनी मोहब्बत का पेट भर सकूं। एक बार कहकर तो देखती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? देवांश ने अपनी बात जारी रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और का होते हुए। तान्या ने चीखते हुए कहा, जो पहले ही किसी का हो चुका हो वो और किसी का क्या होगा? खैर तुम नहीं भी मानोगी तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तुम्हें बता दूं कि जो इतना सब कुछ जान सकता है उसके लिए ये पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि कौन उसे चाहता है और कौन उसकी प्रॉपर्टी को। उसने तान्या को तेज नजरों से देखते हुए कहा, किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार कोई ट्रॉफी नहीं जिसके लिए दो लोगों में कंपटीशन हो, जो किसी की हार जीत से निश्चित हो। ये तो सिर्फ एहसास है, खुदा के दिए वो पाक एहसास जो ना ही किसी से छीने जा सकते हैं और ना ही किसी पर थोपे जा सकते हैं। चाहे लाख कोशिश कर लो तुम, फिर भी मेरी जिंदगी में जानवी की जगह नहीं ले सकती। खुद मैं दूं तो भी नहीं और तुम छीनने की कोशिश करो तो भी नहीं। कोरे पन्ने पर शब्दों का ताना बान बुन देने से जो एहसास हम दोनों ने जिए थे, तुम उन्हें झूठला नहीं सकती। देवांश ने उसे देखते हुए कहा। उसे गुस्से से ज्यादा उस पर तरस आ रहा था। तुम कुछ भी कहो, जितनी मर्जी फिलोसफी झाड़ लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी जगह बनाना तान्या सिसोदिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, हारना नहीं। तुम्हें एक दिन मेरा होना ही पड़ेगा। उसने उसको गिरेबान को खींचते हुए चीखकर कहा। इस वक्त जानवी का मन कर रहा था कि तान्या को खींचकर दो चार झापड़ और लगा दे, लेकिन जिसे इतने थप्पड़ लगाने से भी अक्ल नहीं आई, इतना समझाने से भी कुछ समझ नहीं आया। उसे दो चार थप्पड़ से और क्या ही फर्क पड़ता। वो बस देवांश को उससे अपना गिरेबान छुड़वाते देखती रही। देवांश उसे खुद से दूर कर रहा था, लेकिन वो उसका गिरेबान छोड़ ही नहीं रही थी। आखिर में देवांश खींचते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पहली बीवी जानवी है और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पर है, जो बिल्कुल नहीं बदलेगी।
मेरा घर तक भी मेरी बीवी जानवी के नाम पर है और इन सब के अलावा मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक किराए के मकान में रहना होगा और हम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से नए सिरे से करेंगे। बोलो क्या मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? क्या अब करोगी तुम मेरे साथ शादी? जानवी देवांश की बात सुनकर हैरान हो रही थी। उसकी बात सुनकर तान्या ने उसका गिरेबान एक झटके में छोड़ दिया और उससे थोड़ी दूर हो गई। देखा तुमने, मेरे पास कुछ नहीं है ये सोचकर ही तुमने एक झटके में मुझे छोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग ही बता रहा है कि तुम इस शर्त के साथ मुझसे शादी करना तो दूर मेरे साथ दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करोगी। तुम्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ उस शोहरत से मतलब था जो मुझसे शादी करने पर तुम्हें हासिल होती। अगर कुछ पाने की तुम्हारी जिद थी तो वो सिर्फ और सिर्फ देवांश मल्होत्रा का नाम पाने की जिद थी। अपने नाम के पीछे उसका सरनेम लगाने की जिद थी। कहते हुए देवांश तान्या को देखकर व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर तान्या ने अपना चेहरा झुका लिया तो देवांश वीर की तरफ बढ़ गया। तुम मेरे दुश्मन बनकर आए और अपनी दुश्मनी निभाने लगे मान लिया। तुमने मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की मान लिया। उसकी दवायां बदली उसे पागल बनाने की कोशिश की मान लिया। किसी को हमारे घर भेजकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया मान लिया। तान्या को भी अपने इस गंदे खेल में शामिल किया वो भी मान लिया लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम नाकामयाब रहे। जानते हो क्यों? उसने वीर की तरफ देखकर पूछा। वीर ने उसे प्रश्नसूचक नजरों से देखा। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं मेरी मोहब्बत से थी और मोहब्बत कभी हारती नहीं। देवांश ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट वीर को तेजाब की तरह लग रही थी। उसे अपना तन बदन उसकी मुस्कुराहट से जलता हुआ महसूस हो रहा था। देवांश ने उसे देखते हुए अपनी बात कहना जारी रखा। तुम्हारी हार और मेरी जीत से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मोहब्बत कल भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन एक बात जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे इतनी नफरत क्यों? उसने वीर को देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर वीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ नफरत नहीं बेइंतहा नफरत करता हूँ मैं तुमसे। इतनी नफरत कि शायद मेरी नफरत झेलने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। अगर मैं जी रहा हूं तो सिर्फ ये सोचकर ही कि तुम्हें खत्म करना मेरा मकसद है और मुझे एक दिन मेरा मकसद पूरा करना ही है। उसने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब घर वाले खासकर जानवी और देवांश हैरान रह गए। देवांश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो कोई उससे इतनी हद तक नफरत करता है। जानता हूँ यही सोच रहे हो ना तुम कि आखिर इस नफरत का कारण क्या है। क्यों मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ तो सुनो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे सारी जिंदगी अनाथों की तरह जीनी पड़ी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ मुझसे दूर चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे दर दर भटकना पड़ा। बेचारा बेसहारों की जिंदगी जीनी पड़ी। उसने बेहद नफरत से देवांश को देखते हुए कहा। देवांश उसकी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का सा उसे ही देखता रह गया। वो शख्स उस पर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहा था जो देवांश किसी के साथ करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर जानवी देवांश के पास आकर खड़ी हो गई और वीर की तरफ घूरते हुए बोली। अपनी बकवास बंद करो। अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तो अब ये बेहुदा बकवास करनी शुरू कर दी तुमने। सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। तुम्हारे न मानने से सच बदल नहीं जाएगा। सच्चाई यही रहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। पहले भी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ वो भी तुमने ही मुझसे छीना। अब उसने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। जानवी पर उसकी नजरें देवांश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला। हम दोनों की दुश्मनी के बीच तुम्हें जानवी को लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुमने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाए मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब किया। मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। ठीक है मान लिया मुझे नहीं जानते। केशव मल्होत्रा को तो जानते ही होवोगे।
उसने देवांश को घूरते हुए कहा तो देवांश को यूं लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो एकदम हैरान परेशान वीर को ही देखता रहा। किसी के मुंह से अपने बाबा का नाम सुनकर देवांश चौंक गया, क्योंकि उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था कि देवांश का अतीत क्या है और किससे जुड़ा है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम चाहकर भी इस नाम को भुला नहीं सकते। बस उसी तरह मैं भी नहीं भुला सकता कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप हमें छोड़कर चला गया। मुझे और मेरी माँ को छोड़कर उसने तुम्हें अपनाया, तुम्हें पाला पोसा और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। देवांश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स उसके बाबा का बेटा है, क्योंकि जहां तक वो जानता था उसके बाबा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके लिए वीर पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। चुप, अगर एक लफ्ज भी मेरे बाबा के खिलाफ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने एक और बार भी मेरे बाबा को बुरा भला कहा तो मैं तुम्हें यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। देवांश ने उसको गिरेबान से पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरसा रही थी। बाकी सब उसके मुंह से वीर के पापा के लिए बाबा शब्द सुनकर हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उनको बुरा कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बुरा किया मेरे साथ। जब मैं 4 साल का था तो उनकी दारू की लत से परेशान मेरी माँ मुझे लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन 6 महीने बाद ही मेरी माँ मुझे वहीं छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जब 7 साल का हुआ तो पता चला कि मेरा बाप 1 साल पहले ही उस शहर से जा चुका था जहाँ पर हम रहते थे। मैंने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका पता नहीं लगा पा रहा था। 2 साल बाद पता चला कि वो दिल्ली के पास ही एक शहर में एक बच्चे के साथ रहते हैं, और वो बच्चा कोई और नहीं तुम थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी अपनी औलाद, उनका अपना खून हूँ और माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं उनके आगे रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। उन्होंने जब मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तब यूँ लगा कि जैसे मेरे माँ बाप होते हुए भी मर चुके हो। माँ और बाप दोनों के होते हुए मैं अनाथ हो चुका था, लेकिन वो मरे सिर्फ मेरे लिए थे, तुम्हारे लिए तो वो जिंदा थे। माँ और बाप दोनों के रूप में जिंदा थे। मैं उनसे पूछता रहा कि तुम कौन हो, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि तुम किसके पाप की निशानी हो। तुम्हें वो अपने जिगर से लगाकर रखते थे, जबकि मुझे हमेशा ही ठोकरें नसीब हुई उनसे। मैं हमेशा उनके आसपास रहने की कोशिश करता। सिर्फ 10 साल का था, फिर भी अपना खर्चा चलाने के लिए नौकरी करना शुरू किया मैंने। अपनी तनख्वाह ले जाकर उन्हें देता, लेकिन वो मुझसे वो पैसे लेना तो दूर मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से था। उनका बेटा मैं था, लेकिन उन्होंने अपना नाम तुम्हें दिया, अपनी पहचान तुम्हें दी। इसलिए नफरत करता हूँ मैं तुमसे। सिर्फ नफरत नहीं, बेहद नफरत। वीर चीखते हुए बोला। उसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब दर्द था। गुस्से से चेहरे की नसें भी तन चुकी थी। वो अपनी जलती नजरों से देवांश को ही घूर रहा था। उसकी बातें सुन देवांश को हल्का हल्का याद आ रहा था। जब वो अपने बाबा के साथ रहता था तो करीबन 13-14 साल का एक लड़का उनके घर आया था, जिसने इतनी छोटी उम्र में भी शराब पी रखी थी। उस वक्त देवांश सिर्फ 7 साल का था। वो लड़का बाबा से कुछ मांग रहा था शायद, लेकिन उसके बाबा ने उसे भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया था। वो लड़का भी उसके बाबा को पापा कह रहा था। वो सिर्फ पहली और आखिरी बार था जब देवांश ने उसे देखा था। उसके बाद उसने फिर कभी उस लड़के को नहीं देखा। वो एकदम सुन्न अतीत की गहराइयों में खोया हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमेशा उनके आसपास ही रहा। आज भी याद है मुझे वो दिन जब वो तुम्हें लेकर वापस दिल्ली आए थे। तब भी मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा था। उस दिन मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चली कि तुम किसके पाप की निशानी हो, किसकी नाजायज औलाद हो, किसका गंदा खून हो। उसके लफ्ज देवांश को कांटों की तरह चुभ रहे थे। जानवी भी खुद को और देवांश को संभाले खड़ी थी, लेकिन उससे ज्यादा वीर की बातें देवांश को तड़पा रही थी, उसको तोड़ रही थी। बाकी सब तो बस बुत बने वीर की बातें सुनते रह गए।
उस दिन मैंने सोचा कि मैं अपने बाप को मना कर ही रहूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा राज पता चल चुका था, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी मुझे अपनाना ही पड़ता। लेकिन इससे पहले ही मैंने तुम्हारे माँ बाप की असली औकात देखी, जब उन्होंने तुम्हें और मेरे बाप को मरवाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मैं वहां से भागकर तुम दोनों को उनकी सच्चाई बताने आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बता पाता, एक ट्रक तुम दोनों को टक्कर मार चुका था। मैंने मेरे बाप को तुम्हारे लिए अपनी जान देते देखा कि कैसे उन्होंने तुम्हें दूर फेंककर खुद मौत को गले लगा। मैंने अपने बाप को वहीं सड़क पर तड़पते हुए देखा। जीते जी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। उस दिन मुझे तुमसे नफरत हो गई, वो नफरत जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वीर ने नफरत से चीखते हुए कहा। उसकी बातें सुनते हुए देवांश नीचे फर्श पर गिर चुका था। वीर की बातों से ज्यादा उसे उसके बाबा की मौत का दर्द हो रहा था, जब एक बार फिर से उसकी आंखों के आगे वो सारे पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। जब उसने अपने बाबा को खोया था, उन्हें तड़पते हुए मरते देखा था, जानवी उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नफरत अपने अंदर ही समेटे रहा। घुटन होती थी मुझे कि मैं अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को शांत करके बैठा रहा। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में आई जानवी। उसने जानवी की तरफ देखते हुए कहा तो देवांश और जानवी दोनों की नजरें ही उसकी तरफ उठ गई। मेरा दिल तुम्हारे लिए नफरत से भरा हुआ था, फिर भी उस नफरत के साथ घुट घुट कर जीता हुआ मैं किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। तुम मेरे सामने ही थे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। मैं बिजनेस में भी तुम्हारा राइवल ही था। तुम वहां पर भी मुझसे सारे प्रोजेक्ट छीन लेते थे। तुम्हारी वजह से मुझे आए दिन कोई ना कोई नुकसान होता रहता था। मन करता था या तो तुम्हें खत्म कर दूं या खुद को, क्योंकि हर बार तुम मुझसे आगे ही रहते। एक दो बार कोशिश की कि तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूं, लेकिन तुम हर बार बच निकलते। ये तुम्हारी अच्छी किस्मत थी या मेरी बदकिस्मती, मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरी जिंदगी में जानवी आई तो उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। पहले तुमने मेरे बाप को मुझसे छीना, और उसके बाद जब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ तो उसे भी तुमने ही मुझसे छीन लिया। उसने जानवी की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरों को खुद पर पाकर जानवी असहज हो रही थी। आज से 1 साल पहले मैं किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा था। पूरा रोड बारिश के पानी की वजह से भरा हुआ था, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ था। उसी सड़क के किनारे पर जानवी कुछ बच्चों के साथ पानी में कभी उन बच्चों को संभालते तो कभी खुद को संभालते हुए चल रही थी। शायद वो सब किसी स्कूल के बच्चे थे और कहीं से वापस आ रहे थे। मैंने जानवी को देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने उसके स्कूल का पता करवाया और हर रोज उसे देखने के लिए उसके स्कूल के बाहर जाता रहता था। मैंने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी खुद को उसके स्कूल के बाहर जाने से रोक नहीं पाता। उसे कुछ पल देखने के बाद मैं वहां से चुपचाप वापस आ जाता था। मेरी जिंदगी में नफरत इतनी ज्यादा थी कि अब उसमें प्यार मोहब्बत की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए मैंने कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन मेरा उसके लिए प्यार से बढ़कर जुनून बनता जा रहा था। अगर वो एक दिन भी मुझे दिखाई नहीं देती तो मैं तड़पने लग जाता था। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं बेचैन होने लगता था। मैं हर वक्त उसके पास रहने की कोशिश करता। मैं जितना उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे अंदर बसती जा रही थी। मैंने कोशिश की कि उसको अपनी आदत ना बनाऊं, लेकिन तब तक वो मेरी आदत बन चुकी थी। सिर्फ स्कूल के बाहर ही नहीं, बल्कि वो जहां भी जाती मैं हमेशा उसके साथ साथ उसके साए की तरह रहता। लेकिन फिर एक बार 2-3 दिनों के लिए मुझे बिजनेस के सिलसिले में यहाँ से बाहर जाना पड़ा। मैं ही जानता हूँ वो 2-3 दिन मैंने जानवी के बिना किस तरह गुजारे थे। मैं हर पल उसके लिए तड़पता रहता था। मैंने सोच लिया था कि अब ये लुका छिपी के खेल मैं नहीं खेलूंगा। यहाँ से वापस जाते ही मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। अगर जानवी मान गई तो ठीक, नहीं तो कुछ भी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आऊंगा, पर उसे अपना बना कर ही रहूंगा। लेकिन मेरे वापस आने से पहले ही उसकी शादी की खबर मुझ तक पहुंच गई। उस वक्त दिल कर रहा था कि खुद की जान ले लूं।
मुझे जीना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाला और वापस आया। सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि मैं जाह्नवी को सब कुछ बताकर उसे अपने साथ अपने घर ले आऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है, वो भी जबरदस्ती से। तुम एक बार फिर मेरे रास्ते में आ गए। मेरे बाप को छीनने के बाद तुमने फिर से मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली। मेरा पहला प्यार, मेरा जुनून छीन लिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता था। अब तुमसे मेरी नफरत की कोई हद नहीं रही। बस मुझे मौका चाहिए था जाह्नवी को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने का, उसे अपने साथ लेकर जाने का। तुम्हारी वजह से मेरी जाह्नवी को मौत का सामना करना पड़ा। तुम्हारे माँ बाप ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसे इतना कुछ सहना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी दुश्मनी की कीमत जाह्नवी को चुकानी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी जाह्नवी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से उसी वक्त खत्म कर दूंगा। मुझे इंतजार था बस जाह्नवी के ठीक होने का, ताकि उसे अपने साथ ले जा सकूं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में एक बार फिर से ठुकराना लिखा था। वो व्यंग से हंसते हुए बोला, जब मैंने जाह्नवी के मुंह से तुम्हारे लिए मोहब्बत का इजहार सुना, उस दिन मुझे मेरी दुनिया खत्म होती लगी। जाह्नवी मेरे होते हुए किसी और से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। खून खौल उठा था मेरा उसे तुम्हारी बाहों में देखकर। तुम्हारे लिए मेरी नफरत अपनी हदें तोड़ रही थी। बस उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि या तो तुम रहोगे या फिर मैं। मुझे किसी भी तरह जाह्नवी को अपने साथ लेकर ही जाना था, जिसके लिए मैंने इन सब का इस्तेमाल किया। ये सब साजिश रची, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हरा दिया। मुझसे मेरी जाह्नवी को छीन लिया। वो नफरत भरी आंखों से देवांश को देखते हुए अपनी आपबीती सुना रहा था। पहले उसके मुंह से अपने बाबा के लिए इतने कड़वे शब्द, और अब उसके द्वारा जाह्नवी को अपना कहना देवांश को कांच जैसा चुभ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी इस शख्स का मुंह तोड़ दे। उसकी जाह्नवी को कोई कैसे अपनी कह सकता है? जाह्नवी कोई चीज नहीं जो कोई भी उसे अपने साथ यूं ही ले जाए। वो उसकी जान है और अपनी जान के लिए वो किसी और के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुन पा रहा था। उसका गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में जमी हुई लाली, चेहरे की तनी हुई नसें और कसी हुई मुठियां ही उसका हाल बयान कर रही थी। जाह्नवी देवांश को संभाल रही थी, लेकिन वीर की बातें सुनकर वो खड़ी हुई और उसकी तरफ उंगली करते हुए बोली, चुप, एक भी बार मुझे अपना कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीऊंगी? जिसे तुम प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ छलावा है। एक जिद है, एक जुनून है, और जुनूनी प्यार प्यार नहीं होता, सिर्फ एक खोखलापन होता है जो वक्त के साथ अपना वजूद खो देता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो करने की सोचते भी नहीं। प्यार सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होता। किसी के इजहार से ज्यादा किसी की इनकार मायने रखती है। कभी भी किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता, और जहां जबरदस्ती हो वहां प्यार तो बिल्कुल नहीं होता। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया है कि प्यार तो दूर, तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। जो इंसान पीठ पीछे वार करे वो तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता। प्यार की तो बात ही दूर, तुम इंसान की आड़ में सिर्फ और सिर्फ एक गीदड़ हो जो पीठ पीछे वार करना जानता है। और एक शेरनी के साथ सिर्फ शेर अच्छा लगता है, कोई गीदड़ नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में वीर के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। जाह्नवी की बातें उसे और ज्यादा जला रही थी। उसका खून खून खौल रहा था उसके मुंह से अपने लिए नफरत भरी बातें सुनकर, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बातें उसे चोट दे रही थी वो थी देवांश के लिए उसकी प्यार भरी बातें। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उस पर जलता हुआ लावा डाल दिया हो। गुस्से से उसकी नसें फटने लगी थी। वो जाह्नवी की तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! लेकिन इससे पहले कि वो जाह्नवी को हाथ लगाता, एक हाथ उनके बीच में आ गया। देवांश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से पीछे करता हुआ जाह्नवी के आगे आकर खड़ा हो गया। देवांश और वीर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। देवांश गुस्से में बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपना पंजा वीर के चेहरे पर रखा हुआ था और उसे पीछे धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ बढ़ने की भी?
कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी तो सामने से आकर वार करते, यूं ना मर्दों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते, यूं छुपकर नफरत का गंदा खेल नहीं खेलते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जानवी का नाम अपनी जुबान से लेने की, उसके साथ इतना घिनौना खेल खेलने की। मैं नहीं जानता मेरे बाबा ने तुम्हें क्यों नहीं अपनाया, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उनसे अच्छा बाप और माँ का फर्ज कोई नहीं निभा सकता। अगर उन्होंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखा तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उन पर कोई उंगली उठाओ। याद रखना कि मेरी परवरिश केशव मल्होत्रा ने की है। अगर तुमने उनके और मेरी जानवी के लिए एक भी शब्द अपनी गंदी जुबान से निकाल तो यही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हारी नहीं मेरी है जानवी, और उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। वीर ने कहा तो देवांश से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक जोर से मुक्का उसके चेहरे पर मार दिया। वीर लड़खड़ाता हुई सीधा जाकर नीचे गिरा। इससे पहले वो उठता देवांश जाकर उसके ऊपर झुक गया और एक के बाद एक कई घूंसे उसके चेहरे पर और जड़ दिए। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा था। एक बार कहा ना, अपनी जुबान से नाम भी मत लेना मेरी जानवी का। अब अगर तुमने एक बार भी उसका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देवांश ने चीखते हुए कहा। आदि और राजेंद्र जी देवांश को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, पर देवांश के सिर पर तो जैसे खून ही सवार हो गया था। कोई उसके ही सामने उसकी जानवी को अपना कह रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करता? अपनी जानवी पर किसी की गंदी नजरें कैसे बर्दाश्त करता? वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गुस्से से लाल आंखें आग की तरह भड़क रही थी। हर कोई उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। वीर का पिट पिट कर बुरा हाल हो चुका था। उसके पूरा शरीर चोटों से भर चुका था। देवांश छोड़िए उसे, आपको मेरी कसम। जैसे ही देवांश के कानों में ये शब्द पड़े, वीर पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो जानवी सामने खड़ी उसे वीर को छोड़ने के लिए कह रही थी। उसने अपने हाथ वीर से हटाए और उठकर खड़ा हो गया। उसे यूं वीर से लड़ते देख जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जानती थी कि देवांश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो वीर को जान से ही मार देगा। जहां बात जानवी की हो वहां पर देवांश को कोई भी नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवी ही है। उनकी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक दूसरे के लिए पागलपन से भी भरी हुई थी। देवांश जानवी की तरफ बढ़ा और उसे जाकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे मेरे ही माँ बाप ने छोड़ दिया और किसी और ने अपना लिया। उन्होंने मेरी माँ और बाप दोनों बनकर परवरिश की, मुझे पाला पोसा, सब कुछ दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे कभी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। उनके जाने के बाद टूट गया था मैं, सब कुछ खत्म हो गया था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने खुद को जिंदा रखा। बेशक उनका खून मेरे अंदर नहीं था, लेकिन उनकी परवरिश थी। मैंने उस परवरिश को जिंदा रखा, खूब मेहनत की, हर चीज अपनी मेहनत से हासिल की, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती? मैं किसी की नाजायज औलाद नहीं, मैं सिर्फ देवांश मल्होत्रा हूँ, तुम्हारा देवांश हूँ ना मैं। तुम खुद मेरी जिंदगी में आई। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कभी मोहब्बत हो, लेकिन हो गई, और मुझे मेरी मोहब्बत मिल भी गई। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना? वो रोते हुए जानवी को अपने सीने से लगाए सारी बातें कह रहा था। वो बिल्कुल बिखर चुका था। उसके आंसू जानवी के कंधे को भिगो रहे थे। वो वीर से लड़कर नहीं बल्कि जानवी को खो जाने के डर से तड़प रहा था। उसे यूं टूटते देख जानवी भी बिखर रही थी, लेकिन इस वक्त उसका देवांश को संभालना बहुत जरूरी था। बिल्कुल चुप। कोई नफरत नहीं करता आपसे, सब प्यार ही करते हैं आपसे, और मैं तो कभी आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। मुझे तो मोहब्बत के मायने सिखाने वाले ही आप हैं। बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे और हमेशा करती रहूंगी।
अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी करती रहूंगी। आपके लिए ही तो जी रही हूं मैं। आप जानते हैं ना, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। आपको यूं टूटते हुए नहीं देख सकती। उसने देवांश के गले लगे हुए ही कहा। वो देवांश संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुनकर देवांश उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमने लगा, लेकिन इससे पहले ही उसके पीठ में असहनीय दर्द उठा। एक खंजर उसकी पीठ को चीरता हुआ पेट की तरफ से निकल गया। उसने अपनी पीठ को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ में बिल्कुल जान नहीं रही। उसे खून से लथपथ होते देख जाह्नवी बिल्कुल जड़ हो गई। उसे यूं लगा जैसे पूरी दुनिया ही उसके लिए रुक गई हो। उसने देवांश के पेट पर अपना हाथ रखा। देवांश गिरने ही वाला था कि किसी ने उसके सिर पर एक नुकीली चीज से जोर से वार किया। सिर पर से खून का फव्वारा छूट गया। खून से कुछ छींटे जाह्नवी पर भी गिरे। खून से लथपथ देवांश जाह्नवी के सामने ही जमीन पर गिर गया। उसका बहता खून देख जाह्नवी की जोर से चीख निकल गई। वो भी देवांश के साथ साथ जमीन पर गिर गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर चीखने लगी। सारे घर वाले उनकी तरफ दौड़ कर आए। दूसरी तरफ खड़ा वीर हाथों में एक तेजधार हथियार लिए अभी भी नफरत और घृणा से देवांश को ही देख रहा था। उसके हाथ भी खून से सने हुए थे।